नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी दुनिया में जहां पे आप सीखेंगे कि जानेंगे बहुत सारी चीजें इतिहास से जुड़ी हुई, जहां पे जो ट्राइबल मूवमेंट थे, हमारे जो आदिवासी लोग हैं, इनसे जुड़े हुए आंदोलनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 1857 से पहले हुए। इससे पहले हम जो लेक्चर डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया कि जो हमारे किसानों के थे, किसानों के पीजेंट मूवमेंट थे, किसानों के आंदोलन थे 1857 से पहले, उन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उन्होंने कितने आंदोलन करे 1857 की क्रांति से पहले, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उन आंदोलनों का क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहा और उसके क्या कारण से रहे। किसी भी विद्रोह या आंदोलन में तीन चार चीज़ें प्रमुख होती हैं जानने वाली। एक तो उनका लीडर कौन था, दूसरा उनके पीछे कॉजेस क्या थे, हुए क्यों, कॉजेस क्या थे, प्राइमरी कॉजेस क्या थे, सेकेंडरी कॉजेस क्या थे, और तीसरा उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, बाद में किसने सप्रेस किया या क्या रिजल्ट निकल के आया। ये तीन चीज़ें बेसिकली जानने लायक होती हैं किसी भी उसे क्या बोलते हैं, आंदोलन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली रीज़न क्या था जो ट्राइबल मूवमेंट हमारी कंट्री में हुए, उनके होने का कारण क्या था। अगर हम देखें कि मेन कारण क्या था, तो जो लैंड सेटलमेंट का सिस्टम था, लैंड सेटलमेंट का सिस्टम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आ रही थी, ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से हमारे बीच बार, क्योंकि हुआ क्या, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम चल रहा था इसके चलते ट्राइबल्स को बेसिकली दिक्कत ये थी क्योंकि ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। इससे पहले शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता था, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, अपना शिफ्ट करते रहते थे। एक कोई फिक्स्ड इनकी ज़मीनें नहीं हुआ करती थी, फिक्स्ड वाला सिस्टम नहीं था। इधर उधर खेतियाँ करते थे, कहीं यहाँ रह रहे हैं, कहीं यहाँ रह रहे हैं, कहीं यहाँ रह रहे हैं, तो जहाँ रहते थे वहीं की लैंड ऑक्यूपाई करके वहीं पे खेती किसानी अपना शुरू कर देते थे। तो अब एक क्लैश पैदा होने लगा इनके बीच में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये चीज़ सही नहीं लगी। उन लैंड सेटलमेंट के तहत उन्होंने बोला एक ही जगह फिक्स्ड है मामला, यही तुम्हारी ज़मीन है, यहीं पे तुम खेती करोगे और यहीं पे तुम टैक्स दोगे, क्योंकि उनको तो हर एक पर्टिकुलर ज़मीन का टैक्स चाहिए था। ठीक है, तो इससे लड़ाइयाँ होने लगी और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे। दूसरा क्या होता है, ये एक्सपेंशन करते रहे रेवेन्यू कलेक्शन का ब्रिटिशर्स की, जो ट्राइबल लैंड है इससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लो, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ले ली गई बहुत सारी इनकी ज़मीन और ज़मींदारों को दे दी जाती है, तो उससे और ज़्यादा क्लैशेस बढ़ जाते हैं। और जो मनी लेंडर्स थे, जो साहूकार थे, ये और परेशान करने लगे थे। ज़मीन उन्होंने जैसे तैसे ले ली, और बहुत सारे आउटसाइडर्स आ गए थे, उन्होंने भी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया जो ट्राइबल लैंड थी बेसिकली उस पर। तो अब ये जब सब हो रहा था तो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे इनके अंदर एक विद्रोह की भावना उठ पड़ती है। ये आएंगे तो अब पहला आता है पहाड़िया रिबेलियन। पहाड़िया रिबेलियन इसको बोलते हैं ट्राइबल अपराइजिंग में। अगर हम देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों से था, इसलिए पहाड़िया रिबेलियन बोला गया। ये बेसिकली राजमहल हिल में होता है। ये है राजमहल हिल्स की लोकेशन। ये कटिहार और मालदा के बीच वाला जो एरिया, ये एक साइड बिहार है, एक साइड बंगाल है, एक साइड झारखंड है। तो ये पहले बंगाल में ही आया करता था ये एरिया पूरा। तो ये राजमहल हिल के आसपास जो एरिया होता है, यहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे होते हैं, इस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, कब्जा करना शुरू कर देती है इनकी ज़मीनों पे। जब इनकी ज़मीनों पे ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करना शुरू कर देती है तो ये लोग बिल्कुल विद्रोह में आ जाते हैं, और उससे क्या बोलते हैं, एक बहुत तगड़ा विद्रोह होता है 1778 में। फाइनली क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उसे मानना ही पड़ता है, और इनके एरिया को ऑटोनोमस बना दिया जाता है। बोला जाता है तुम्हारा एरिया है, और इसको नाम रखा जाता है दमनी कोह एरिया। दमनी कोह एरिया के नाम से इसको जाना जाता है। अगला अपराइजिंग जो है वो है चुआर अपराइजिंग या फिर रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। जंगल महल जो एरिया है ये बेसिकली आपका ये वाला एरिया है जो बंगाल में आता है, जंगल महल। ठीक है, तो ये यहीं पे हुआ था चुआर अपराइजिंग। इसमें क्या था, यहाँ पे भी जो चुआर कम्युनिटी के लोग थे, बेसिकली इसको जंगल महल के नाम से जाना जाता है क्योंकि चुआर एक अब्यूजिव वर्ड भी है बंगाली भाषा में। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे रहते थे। यहाँ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वही लैंड रिफॉर्म्स के तहत शिफ्टिंग वाला जो इनका सीन था, ये इधर उधर अपना शिफ्ट करते रहते थे अपनी खेती। तो उस पर रोक लगा दी गई कि ठीक है अब ये नहीं चलेगा, आपको एक ही जगह पे खेती किसानी करनी होगी। लेकिन जो ट्राइबल्स थे एक जगह फिक्स नहीं थे, कहीं यहाँ आए, कहीं यहाँ आए, कहीं यहाँ आए, कहीं यहाँ आए, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहते थे। उस एरिया में खेती किसानी करते थे और वहीं पे हंटिंग भी करते थे। ठीक है, हंटिंग भी इनकी वहीं होती थी, उसी से इनका खान पान चलता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स लैंड रिफॉर्म लेकर आए तो ये जब चीज़ बंद हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए, बहुत ज़्यादा गरीबी में चले गए, मरने वाले कगार पे चले गए थे, इतनी ज़्यादा गरीबी में जीने लगे।
तत्पश्चात इन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिए। तो ये 2 बार हुआ। तो होता क्या है, 1768 में जो चुआर थे और जमींदार जो थे, घाटशिला झारखंड में पड़ता है, जगन्नाथ सिंह, ये मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा भी देते हैं। लेकिन फिर 1771 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आती है और इसको एक जो रिबेल होता है इसको सप्रेस कर दिया जाता है, क्योंकि वो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, पहले भी यही किया कि बहुत सारे फौजी अपने आर्मी वाले भेजकर और आंदोलन को सप्रेस कर दिया करते थे। तो ये भी इस प्रकार से सप्रेस कर दिया जाता है, एक दबा दिया जाता है। अब इसके लीडर जो थे बेसिकली वो श्याम गजन ऑफ ढाडका और आपके सुबला सिंह और आपके दुबराज, ये 3 जो मेन लीडर थे इस आंदोलन के, ये रहे। फिर 1798 में क्या होता है, जमींदार जो थे रायपुर के, उनसे उनकी जमींदारी जो थी वो छीन ली जाती है। दुर्जन सिंह उनका नाम होता है। तो ये इनके साथ भी 4 लोग आते हैं 1500 के आसपास। और रायपुर ये छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, ये बंगाल वाला है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है रायपुर। ये 1504 के साथ ये आंदोलन करते हैं और बहुत ब्रूटल तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको भी सप्रेस कर दिया जाता है दोबारा से भी। इसके जो मेन लीडर थे माधव सिंह थे, राजा मोहन सिंह थे, जमींदार ऑफ जोरिया थे, लक्ष्मण सिंह ऑफ दुलमा थे, ये इसके मेन लीडर्स थे। किसी भी अपराइजिंग में मेन चीज़ें होती हैं, उसका स्थान वो किस रीजन में हुआ, ठीक है, उसके कॉजेस क्या थे, क्यों हुआ, और उसे क्या बोलते हैं, उसमें मेन लीडर्स कौन से थे। तो जो पहले वाला जो हुआ, अभी हमने जो 1768 वाला पढ़ा, उसका रीज़न क्या था, उनकी ज़मीनें जो थी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम आ रहा था, इधर उधर शिफ्ट करी जा रही थी, जो करते थे इधर उधर शिफ्ट, उस पर रोक लगाई जा रही थी। तो उसकी वजह से उनको दिक्कतें हो रही थी, भुखमरी आ गई बेचारों की और मरने लगे जब ट्राइबल्स, तो उन्होंने हथियार उठा लिए। यहाँ क्या हुआ, जमींदार थे रायपुर के दुर्जन सिंह, ये टैक्स पे करने में सक्षम नहीं रहे, तो इनसे इनकी जमींदारी छीन ली गई। तो इनके समर्थन में जो चुआर्स थे, इनका कहना था कि नहीं, यहाँ जमींदारी सिर्फ इन्हीं की रहेगी, यही ठीक आदमी है। इनके समर्थन में आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं, लेकिन बहुत ब्रूटल तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इस आंदोलन को दबा देती है। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये जमशेदपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये चुआर वाला एरिया है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगला है खासी विद्रोह। खासी, जयंतिया, गारो, ये मेघालय वाला क्षेत्र है। 1829 में होता है। खासी जयंतिया जो हिल है उसी के नाम पे ट्राइब्स भी हैं वहाँ पे, खासी नाम की ट्राइब है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो चाहती थी ब्रह्मपुत्र जो घाटी है, ब्रह्मपुत्र वैली से सिलहट, जो कि आज मॉडर्न डे बांग्लादेश में पाया जाता है, यहाँ तक एक रोड बनाना चाहते थे। अब जो वहाँ के ट्राइबल पीपल थी, ट्राइबल पॉपुलेशन थे, ट्राइबल पॉपुलेशन को ये लगता था कि अगर रोड बनेगी तो बहुत सारे आउटसाइडर्स आ जाएंगे हमारे यहाँ और हमें हमारा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ये आउटसाइडर्स के अगेंस्ट थे। अब आउटसाइडर्स केवल ब्रिटिशर्स नहीं होंगे, बंगाली भी होंगे, बिहारी भी होंगे, या नॉर्थ इंडिया का कोई भी है, ये सब इन सबको आउटसाइडर्स मान रहे थे। और इनको लगा कि जब अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब इतने सारे आउटसाइडर्स आ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो जब रोड बनकर तैयार हो तो और ज़्यादा आउटसाइडर्स हमारे यहाँ पे आ जाएं और हमारा सब कुछ बर्बाद कर दें। तो इसके चलते विद्रोह होता है। तीरथ सिंह जो थे लीड कर रहे थे, जो कि खासी, गारो, खामती और सिंह फो से सारे ट्राइब्स आके एक साथ जुड़ गई थी। ये एक चीज इसमें ध्यान रखने योग्य है, केवल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था, ये सारे आउटसाइडर्स के अगेंस्ट था, चाहे बंगाली हो, इंग्लिश मैन हो, बंगाली हो, बिहारी हो या नॉर्थ इंडियन कोई और भी हो। ये किसी भी आउटसाइडर्स को अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए विद्रोह पे उतर आते हैं। 1833 में रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है 1831 में होता है, कोल म्यूटिनी। ठीक है, कोल म्यूटिनी में क्या होता है, ये जो छोटा नागपुर वाला एरिया है, छोटा नागपुर बेसिकली झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट के बीच का एरिया है, इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या था, कोल नाम की एक कम्युनिटी रहती थी। तो इनसे क्या किया गया, इनसे इनकी जमीनें छीनकर अगर ये टैक्स नहीं दे पा रहे थे तो दूसरे लोगों को दी जानी शुरू हो गई। बाहर आउटसाइडर्स फार्मर्स आने लगे इनके यहाँ पे, क्योंकि ये लोग टैक्स देने में सक्षम नहीं हो रहे थे। इसके चलते गवर्नमेंट क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, दूसरे एरिया के लोगों को बुला लेती है। अब क्या होता है, जो मनी लेंडर्स होते हैं वो भी इनको बहुत परेशान कर रहे होते हैं, जिनसे ये पैसा लेते हैं बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को चुकाने के लिए। तो वो लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, इनके साथ फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं। लाइक किसी ने लिए मान लो 1000 रुपये, उसके आगे 1 जीरो बढ़ा दिया, बोला 10,000 रुपये का कर्ज है इसके पास। और इलिटरेट, ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ट्राइबल लोग जो होते थे वो इलिटरेट होते थे, पढ़े लिखे होते नहीं थे। तो उन पे बहुत ज़्यादा मतलब लालच के चक्कर में
उनको प्रताड़ित करा जा रहा था मनी लेंडर्स के द्वारा, जो लाला लोग होते थे, जो साहूकार होते थे, जो पैसा वैसा देते थे। और दूसरा जो ब्रिटिश के जुडिशियल सिस्टम थे, इससे भी इनको प्रॉब्लम थी, क्योंकि हर एक गांव की जैसे एक पंचायत सिस्टम होता था, खाप पंचायत अभी भी हरियाणा और राजस्थान वाले कुछ एरिया में चलते हैं, बहुत उल्टे सीधे भी फैसले ये लोग सुनाते रहते हैं, ठीक है। इसके चलते न्यूज़ में भी रहते हैं, कई बार इन्होंने बहुत गलत गलत फैसले भी सुना दिए, कभी कभी तो फांसी की सजा तक सुना देते हैं लोग, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारी छोटी मोटी जो फैसले थे वो सही भी थे उस टाइम के हिसाब से, अगर देखा जाए अब तो सही नहीं है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से सही था कि गांव वाले अपने हिसाब से अपने फैसले कर लिया करते थे। लेकिन ब्रिटिश की जुडिशियल और रिवेन्यू पॉलिसी इनको तंग करने लगी थी, इसलिए विद्रोह निकल के आया, लोगों ने विद्रोह किया, बोला ये ठीक नहीं है। फाइनली इस म्यूटिनी को भी दबा दिया जाता है। अगला विद्रोह जो है, अगला विद्रोह है आपका हो अपराइजिंग। हो अपराइजिंग 1820 से 1837 तक चला। इसमें क्या था, यहाँ भी सेम सिस्टम था, झारखंड वाला जो एरिया है सिंह भूमि नाम का, जहाँ पे बहुत सारे खनिज वनिज भी पाए जाते हैं। इस एरिया में रिवॉल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया, जो इसको लीड कर रहे थे राजा पराहट, ठीक है, राजा पराहट थे, ये इसको लीड कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही सीन था कि बाहर के लोग आने लगे थे और व्यापार करने लगे थे, ज़मीनें खरीदने लगे थे, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ के लोकल लोगों को। 1827 में इसको सप्रेस कर दिया जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है हो ट्राइब को। लेकिन 1831 में हो और मुंडा भी उधर की ट्राइब है, ये दोनों मिलकर फिर से रिबेल कर देते हैं, फिर से उसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट छेड़ देते हैं। तो इसमें इनका क्या कहना था कि जो न्यू फार्मिंग रिवेन्यू पॉलिसी है, इसके तहत जो बंगालीज की एंट्री हो रही है उनकी ज़मीन पे, ये गलत है। तो बाद में इसको भी सप्रेस कर दिया जाता है। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जितने ट्राइबल रिवोल्ट हुए ये केवल उससे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं थे, नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये यहाँ पे बाहरी अगर कोई और भी आ रहा था, वो कोई भी हो, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट का हो, लाइक बंगाली हो या नॉर्थ इंडियन कोई दूसरा हो, झारखंड में बंगाली नहीं जा सकता, बंगाल में बिहार साइड का नहीं जा सकता, अपनी अपनी एथनिसिटी का भी और मैटर वगैरह हुआ करता था, ठीक है। तो अगर कोई बाहरी आता था तो उसको भी ये लोग विद्रोह ही करते थे, उसका भी विद्रोह करते थे। फिर आता आपका सिंहपोस रिबेलियन, ये असम वाले क्षेत्र में हुआ। सिंहपोस जो है असम में हुआ। बेसिकली 1830 में इसकी शुरुआत होती है। 1839 में इनको बहुत बड़ी सफलता मिली, जब इन्होंने कई सारे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को मार डाला, ठीक है। और 1843 में ये बेसिकली लीड करा जा रहा था चीफ निरंग पीढ़ू के द्वारा। फिर कई सारे ब्रिटिशर्स को मारते हैं, कई सारे सोल्जर्स को मारते हैं, फाइनली ये रिवोल्ट जो है सप्रेस कर दिया जाता है। अगला है खोंड अपराइजिंग, ये 1837 से लेकर 56 तक चला। ये टाइम पीरियड इतना ज़्यादा इसलिए रहता था क्योंकि ये जब इनके पास हथियार होते थे तब ये लोग युद्ध करते थे, उसके बाद फिर शांत हो जाते थे, बीच बीच में चलता रहता था, ऑल्टरनेट में चलता था, कंटिन्यूसली नहीं चलता था। तो खोंड ट्राइब जो है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें पाए जाते हैं। इसकी भी एंट्री, इसका भी कॉजेस यही थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो चुकी थी, जमींदारों को जमींदार जो हैं वो ट्राइबल्स को सताना शुरू कर दिया था, उन्होंने नए नए टैक्स इम्पोज कर दिए गए थे। फाइनली कंपनी क्या कर ट्राइबल कल्चर जो प्रैक्टिस थी उसको सप्रेस करने की कोशिश कंपनी कर रही होती है, तो इसको भी उसे क्या बोलते हैं, सप्रेस कर दिया जाता है। इसमें खोंड, गुमसार और कालाहांडी ट्राइब्स, ये 3 ट्राइब्स थे जो कि जिनको चक्र बिसोई नाम के जो व्यक्ति थे वो लीड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इसको भी फाइनली सप्रेस कर दिया जाता है। उसके बाद होता है भील रिवॉल्ट। भील रिवॉल्ट भी 1817 से लेकर 1846 तक चलता है। इसमें भी क्या मेनली कॉजेस थे, भुखमरी पड़ी हुई थी, पैसा नहीं था लोगों के पास, इसलिए लोग उसे क्या बोलते हैं, विद्रोह कर रहे थे। इसको लीड करने वाले जो थे रूपा सिंह थे और जरिया भगत सिंह थे। ये जो कोली अपराइजिंग है ये भी महाराष्ट्र वाले एरिया में हुआ, भील के पड़ोसी थे लगभग ये, ठीक है। तो इनके यहाँ भी सेम कंडीशन थी जैसे भील पाए जाते हैं यहाँ पे, तो इनके साथ भी सेम कंडीशन हो रही थी। इनके किले ख़राब किए जा रहे थे, किलों को तोड़ा जा रहा था, इनसे इनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी। तो यहाँ इसके चलते क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, तो ये लोग भी विद्रोह कर देते हैं। फिर अगला आता है रामोसी अपराइजिंग। तो रामोसी में ये भी कई बार हुआ, 1822, 1825 से 29, 1839, 1840-41। तो इसके भी होने के कारण, मुख्य कारण यही थे कि ये बेसिकली रामोसी थे कौन, ये जो मराठा आर्मी थे उसमें पहले सैनिक हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को डर था कि ये लोग विद्रोह ना कर दें, इसके चलते ब्रिटिशर्स ने इनको हटा दिया। तो आगे चल के इन्होंने रिवोल्ट किया। इनके मेन लीडर थे चित्तूर सिंह और उमाजी नायक बापू त्रिम्बांक जी सावंत, ये इनके 3 मुख्य लीडर थे। बस ज़्यादा और ख़ास तो नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कुछ। अगला है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट था
संथाल रिवॉल्ट 1855 से 56 तक चला। कुछ का तो ये भी मानना है कि 57 में नई रियल जो क्रांति थी 56 में ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन इसको गलत ठहराते हैं कि नहीं वो उसके कॉजेस अलग थे, इसके कॉजेस अलग थे। तो जो संथाल थी एक कम्युनिटी जो थी झारखंड बिहार वाला, जो झारखंड बिहार बंगाल बॉर्डर वाला जो रीजन है, जिसको राजमहल हिल के नाम से जाना जाता है, इसके आसपास ही रहते थे। तो इनको दमनी कोह, जो अभी मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया, जो राजमहल वाला सीन हुआ था, तो चुआर वाला जो सीन था, तो राजमहल हिल वाले एरिया में इनको सेटल कर दिया गया। बोला गया तुम लोग यहाँ रखो, तुमसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। लेकिन कुछ सालों बाद क्या होता है, इन पे भी हैवी टैक्स इंपोज करे जाने लगे और जमींदार और मनी लेंडर्स इनको भी परेशान करना शुरू कर देते हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक तरीके से बैकअप था जिनको। और यहाँ पे आउटसाइडर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये आउटसाइडर्स को दीकू नाम से बोला करते थे, भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन, दीकू बोलते थे जो आउटसाइडर्स थे, वो लोग यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं। तो संथल्स ने एक रिजिम चलाई कि जितने दीकूस हैं, जितने आउटसाइडर्स हैं, या इंक्लूडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ से भगा देंगे। ये एक ऐसी मुहिम चलाते हैं। तो इसको लीड कर रहे होते हैं सीदो और कन्हू नाम के दो भाई, जो मेडल लीडर होते हैं, ये इसको लीड कर रहे होते हैं। और ये क्लेम करते हैं कि जो ठाकुर हैं, मतलब जो हमारे भगवान हैं, ये इनके लिए हमको ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे करता धरता हैं। तो इस हुल में सबको शामिल होना पड़ेगा। हुल का मतलब एक तरीके से विद्रोह कर सकते हैं, इसको संता हुल भी बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, जमींदारों पे अटैक करते हैं, महाजन्स पे अटैक करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। रेलवे उस समय नई आई थी, रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट्स को जला देते हैं। और जो डाक सर्विस थी, कम्युनिकेशन पोस्ट सर्विस थी, इसको भी कई जगह पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो साथी थे इनके साथ लड़ने वाले और भी कुछ लोग थे, ग्वाला जो मिल्कमैन, जो दूध निकालने का काम करते थे, या जो लोहार थे, इन लोगों ने भी हुल को ज्वाइन कर लिया था। तो ये इसमें इतनी ज़्यादा क्रूएल्टी बढ़ती जाती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एक मेजर मिलिट्री कैंपेन चलाती है। और अब तक जितने वॉर हुए थे उनमें इतने लोगों की हत्या नहीं हुई थी जितने कि इस वॉर में जितने लोगों की हत्या कर दी जाती है। ऑलमोस्ट कुछ लाख तो पॉपुलेशन थी, उसमें से 15 लाख, 1-2 लाख पॉपुलेशन रही होगी, 15,000, उसमें से 15,000 लोगों को मार डाला जाता है। 15,000 संथल ऑलमोस्ट मार दिए जाते हैं। बहुत सारे गांव के गांव डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। इवन जहां पे ज़्यादा विद्रोह होता है, हाथियों से पूरे गांव तोड़ दिए जाते हैं। और अगस्त 1855 में क्या होता है, सीडो जो होते हैं इनको मार दिया जाता है। और फिर एक साल बाद, ये गलत लिख गया यहाँ पे, 56 में, फरवरी 1856 में क्या होता है, इनके कन्हू जो दूसरे भाई थे उनको भी मार दिया जाता है। इस प्रकार से पूरे रिवोल्ट को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कानून लेकर आती है। इस वाले एरिया को अलग एक उससे क्या बोलते हैं, संथल परगना डिवीज़न बना दिया जाता है। वेस्ट बंगाल में ही रहता है, लेकिन इसको वेस्ट बंगाल से अलग करके एक अलग डिवीज़न बना दिया जाता है, संथल परगना डिवीज़न। और यहाँ पे एक रूल पास किया जाता है कि जो संथल लोग होंगे उनकी जो ज़मीनें हैं वो अगर बेची जाएंगी तो सिर्फ संथल पे ही ट्रांसफ़र होंगी, नॉन संथल को नहीं बेची जा सकती, ऐसा करके रूल बना दिया जाता है। और इस आंदोलन को पूर्णतः सप्रेस कर दिया जाता है। इसी के साथ समाप्ति होती है इस लेक्चर की। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद करिए। धन्यवाद। जय हिंद।